शहर भर में मास्टर साहब के नाम से मशहूर सुदर्शन जी का नाम हर जुबां पर था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें देखते ही नतमस्तक हो जाते थे। उनकी कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी और उनका सौम्य स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उनसे बेइंतहा प्यार करता था। अपने कॉलेज में एक समर्पित प्रोफेसर के रूप में वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। कॉलेज स्टाफ से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई उनकी तारीफ करता था। वे न केवल कॉलेज मालिक के बच्चों की पढ़ाई में मदद करते थे, बल्कि गरीब सफाई कर्मचारियों के बच्चों को तो घर पर बिना किसी शुल्क के ट्यूशन भी देते थे। अपनी पूरी नौकरी के दौरान सुदर्शन जी के छोटे कमरों के किराए के मकान में रहे, जिसकी पहचान उसका छोटा सा बरामदा था। उनके 3 बेटे थे जिन्हें उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। उनकी शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। तीनों बेटों ने पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरियां पाली। 2 बेटे शहर में ही बस गए, जबकि तीसरा बेटा पास के शहर में नौकरी करता है और हर हफ्ते परिवार से मिलने आता रहता था। जब सुदर्शन जी के रिटायरमेंट का समय आया तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक विशाल घर बनवाया। जिंदगी भर किराए के मकान में रहने के बाद यह उनका एक बड़ा सपना था। अब जब बच्चे बड़े हो चुके थे और उनके विवाह का समय निकट था, तो उन्होंने 6 कमरों का एक आलीशान बंगला तैयार करवाया। लोग उसे सुदर्शन जी की कोठी के नाम से जानते थे और यह कोठी ही उस गली की पहचान बन गई थी। हालांकि इस खुशी के बीच एक गहरा दुख भी था। सुदर्शन जी की पत्नी मीना उन्हें जिंदगी के आधे सफर में ही छोड़कर चली गई थी। बीमारी ने उन्हें असमय छीन लिया था और वे अपने किसी भी बेटे का विवाह नहीं देख पाई थी। मीना के निधन के 6 महीने बाद सुदर्शन जी ने बड़े बेटे का विवाह किया। बहू घर में आई और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी, जिससे माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। सुदर्शन जी को अपनी पेंशन मिलती थी, जिसे वे बहू को सौंप देते थे और इसी से घर का खर्च चलता रहता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, जब तक घर में एक ही बहू थी, पर धीरे धीरे उनके बाकी दोनों बेटों की भी शादी हो गई और घर में 2 और बहुएं आ गई। अब 3 बहुओं के साथ घर का काम और जिम्मेदारियां तो बढ़ी ही, साथ ही उनके बीच आपसी मतभेद भी बढ़ने लगे। छोटी बहू को इस बात से परेशानी थी कि ससुर जी की पेंशन के सारे पैसे केवल बड़ी बहू को ही क्यों मिलते हैं, जबकि वे सब भी उनकी सेवा करती हैं। उसे भी पेंशन के पैसों में हिस्सा चाहिए था। एक शाम सुदर्शन जी के दोनों छोटे बेटे उनके पास आए और बोले, पिताजी, हम सब साथ रहते हैं, हमारा संयुक्त परिवार है, लेकिन आप अपनी सारी पेंशन बड़े भाई और भाभी को देते हैं। यह ठीक नहीं है। हमें भी आपकी पेंशन चाहिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए। सुदर्शन जी ने फैसला किया कि वे अपनी पेंशन तीनों बहुओं में बांटेंगे। उन्होंने घोषणा की कि इस महीने की पेंशन मैंने बड़ी बहू को दे दी है, अगले महीने छोटी बहू को मिलेगी और उससे अगले महीने सबसे छोटी बहू को। सभी बेटे बहुएं इस बात पर सहमत हो गए। कुछ समय बाद जो बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई और वह भी घर लौट आया। घर में 6 कमरे थे। 2 बहुओं ने पहले ही 2-2 कमरों पर कब्जा कर रखा था। एक कमरा स्टोर रूम था
और सुदर्शन जी एक कमरे में रहते थे। लेकिन लौटते ही बेटे ने कहा, पिताजी मुझे 2 कमरों की ज़रूरत है, आप बाहर वाले चबूतरे के कमरे में चले जाइए, ये दोनों कमरे अब हमारे हैं। सुदर्शन जी ने समझाया, बेटा मैंने उस बाहर वाले कमरे की सफाई करवा रखी है, वह घर से दूर है, ना तो मुझे वहाँ से कुछ सुनाई देगा और ना ही दिखाई देगा। मुझे कुछ खाना पीना होगा तो इतनी दूर आना पड़ेगा और मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। अब तुम्हारी माँ भी नहीं है कि उनसे बात करके मेरा मन लग जाए। यहाँ तुम्हारे साथ रहता हूँ, नाती पोतों को खेलते देखता हूँ तो बुढ़ापा आसानी से कट जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। पर बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा। अब मैं आ गया हूँ तो मुझे कमरा चाहिए, इसलिए आपको उस कमरे में जाना पड़ेगा। शाम होते होते बेटे ने सुदर्शन जी का सारा सामान बाहर चबूतरे वाले कमरे में रखवा दिया। उस कमरे में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कमरा घर से विपरीत दिशा में था, जहाँ से ना तो नाती पोते दिखते थे और ना ही घर का कोई सदस्य। सुबह खाने के समय वे अपने बहू बेटों के पास आते तो बहुएं उन्हें थोड़ा नाश्ता दे देती और फिर वे अपनी छड़ी लेकर अपने उस कमरे में वापस चले जाते। एक दिन चबूतरे से उतरते समय वे गिर गए, जिससे उनके पैर में चोट आ गई। अब उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी, इसलिए वे बार बार घर तक नहीं आ पाते थे। बहुएं भी अपनी मर्जी से नाश्ता भेजती थी। सुदर्शन जी को सुबह से भूख लगी होती थी, पर नाश्ता 9 बजे तक आता था और खाना 1 बजे तक। वे बेचारे उस कमरे में बैठे रहते थे, ना तो चल पाते थे और ना ही कोई उनसे बात करने वाला था। उनके बेटों के पास भी इतना समय नहीं था कि वे अपने पिता के पास जाकर थोड़ी देर बैठें। कोई भी बेटा उनकी तकलीफ में मदद नहीं करता था। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उन्हें अपने पिताजी से केवल उनकी पेंशन से मतलब था। अब तो बहुओं ने सुदर्शन जी के खाने पीने को भी पेंशन से जोड़ दिया था। जिस बहू को उस महीने पेंशन मिलती थी, वही पूरे महीने उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी। दूसरी बहुएं कुछ नहीं करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुदर्शन जी अपने बेटों से कहते, बेटा कभी कभार बाहर वाले कमरे में मेरे पास भी आ जाया करो। मैं उस कमरे में बैठकर बहुत ऊबता हूँ। अकेलापन मुझे परेशान करता है। कोई बात करने वाला नहीं है। आस पड़ोस के लोग भी कभी कभी मुझे देखने आ जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे तो मुझे कभी देखने भी नहीं आए कि पिताजी तुम्हें कहाँ चोट लगी है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टर को दिखा दूँ। मुझे देखने तक नहीं आए। मैं उस कमरे में जेल की तरह कैद हो गया हूँ। अगर रात में पानी की भी ज़रूरत पड़ जाए तो उस घर से कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो प्यासा ही मर जाऊँगा। बेटे पिताजी की बात सुनकर चिल्लाकर कहते हैं, तो मैं क्या करूं? तुम्हें देखने के चक्कर में अपना काम धंधा छोड़कर घर पर बैठ जाऊं? और अगर मर जाओगे तो मर जाओगे, एक दिन तो सबको मरना है। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हो, अब मर भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सुदर्शन जी बहुत उदास हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे बेटों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी पत्नी भी बुढ़ापे में मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया, पर उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
मैंने उन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया। एक दिन सुदर्शन जी की बड़ी बहू अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में 4 दिन के लिए मायके चली गई। उस महीने की पेंशन सुदर्शन जी ने उसी को दी थी। बड़ी बहू के जाने के बाद दोनों छोटी बहुओं ने सुदर्शन जी को एक कप चाय भी नहीं दी। उन्होंने खाने के लिए भी नहीं पूछा। वे कहती हैं, जिसको इस महीने की पेंशन मिली है उसी के यहाँ खाना खाओ। हमें तो दी नहीं है, तो हम क्यों तुम पर अपने पैसे खर्च करें? हम क्यों तुम्हें चाय पिलाएं? क्यों बिस्कुट पर पैसे खर्च करें? हमारे पैसे फालतू नहीं हैं जो हम तुम पर खर्च करेंगे। अब सुदर्शन जी भूख से परेशान थे। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। आस पड़ोस के लोग उन्हें चाय पानी जरूर दे जाते थे, पर उससे क्या होता? वे अपनी घरेलू परिस्थितियां किसी बाहरी व्यक्ति को बता भी नहीं पाते थे। उन्होंने हमेशा अपने घर को संभाला था और दूसरों की मदद की थी। लोगों में उनकी छवि ऐसी थी कि वे हर समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल लेते थे। वे कभी परेशान नहीं रह सकते। वे मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, इसलिए अपनी समस्या किसी को नहीं बताते थे। लेकिन बिना कुछ खाए पिए कब तक चलता? अब सुदर्शन जी की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। बैठे बैठे वे सोचते थे कि मैंने अपने बेटे बहुओं के लिए कितना कुछ किया। हर महीने अपनी पेंशन बहू के हाथों में दे देता हूँ, लेकिन क्या वे बिना पैसे लिए मुझे एक कप चाय भी नहीं पिला सकती, खाना भी नहीं दे सकती? अगर मुझे पेंशन नहीं मिल रही होती तो ये सब तो मुझे खाना भी नहीं देते, और आज जब मेरे हाथ में पैसे हैं तब इन लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया है। मेरे ही घर से निकालकर मुझे बाहर पुराने चबूतरे वाले कमरे में रख दिया है। खाने पीने के लिए भी इतना तंग कर रही हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद सुदर्शन जी एक निर्णय लेते हैं। सुबह उठते ही वे उसी शहर के वृद्धाश्रम के मैनेजर को फ़ोन करते हैं। वृद्धाश्रम का मैनेजर राहुल सुदर्शन जी की आवाज़ सुनकर कहता है, कहिए काका जी, आपने इधर फ़ोन करने की तकलीफ़ कैसे की? क्या ज़रूरत है आपको, बताइए। सुदर्शन जी मैनेजर की बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन राहुल उनकी चुप्पी को समझ जाता है। वह एक वृद्धाश्रम का मैनेजर था और वृद्ध लोगों को करीब से जानता था। उसे लगा कि आज सुदर्शन काका किसी समस्या में हैं, तभी उन्होंने फ़ोन किया है। वह बहुत हमदर्दी से कहता है, अरे काका, आप बताइए क्या समस्या है? आपके तो इस वृद्धाश्रम पर बहुत एहसान है। जब तक आपने नौकरी की है तब तक इस वृद्धाश्रम में आपने दान दिया है, तो आज आप बताइए आपको क्या काम है? बिना किसी वजह से तो आपने इधर फ़ोन नहीं किया होगा। कुछ ना कुछ तो वजह ज़रूर होगी। सुदर्शन जी कहते हैं, बेटा राहुल, मैं भी वृद्धाश्रम में आना चाहता हूँ। अपनी आगे की सारी ज़िंदगी वृद्धाश्रम में बिताना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैनेजर दंग रह जाता है और कहता है, नाती पोते हैं, भरा पूरा परिवार है आपका, फिर भी आप वृद्धाश्रम आना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है? आपको तो पेंशन भी मिलती है। सुदर्शन जी चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैनेजर सब कुछ समझ जाता है और वह कहता है, काका आप चिंता मत करिए, मैं घंटे भर में ही अपनी गाड़ी आपके घर भेजता हूँ और आपको अपने वृद्धाश्रम में लेकर आता हूँ। मैं खुद आपको लेने आऊँगा। और फ़ोन रख देता है।
सुदर्शन जी अपने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाते हैं। उनकी बहुएं भी आती हैं। बेटे देखते हैं कि पिताजी नहाकर तैयार होकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तख्त पर एक बैग रखा है। उस बैग को देखकर, यह बैग क्यों लगाया है? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं इस घर को छोड़कर वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। अब मैं आगे की पूरी जिंदगी वृद्धाश्रम में ही काटूंगा। मंझला बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? वृद्धाश्रम में जाओगे तो 4 लोग क्या कहेंगे कि 3 बेटे अपने बूढ़े बाप को नहीं रख पाए। मेरी नाक कटवाओगे? चुपचाप से इसी कमरे में पड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन जी कहते हैं, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूँगा। मेरे इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता है। और हाँ, मुझे मेरी पेंशन की कोई उम्मीद मत रखना। अगले महीने से पेंशन के सारे पैसे मैं खुद रखूँगा, खुद ही खर्च करूँगा। एक भी बहू या बेटे को अपनी पेंशन की 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जितना मेरा खर्च होता है उतना खर्च करूंगा। बाकी का मैं वृद्धा आश्रम में दान दे दिया करूंगा। लेकिन तुम लोगों को 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी छोटी वाली बहू कहती है, इस घर में आपको क्या कमी है? सब कुछ तो है, फिर भी आपको वृद्धा आश्रम जाने की पड़ी है। सुदर्शन जी को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं, 3 दिन से मैं इस कमरे में लेटा हूँ। एक भी बहू ने मुझे ना चाय नाश्ते के लिए और ना ही खाने के लिए पूछा है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया। एक अलग कमरे में इस तरह से डाल दिया है। इस अकेले कमरे में रहने से तो अच्छा है कि मैं वृद्धा आश्रम में जा कर के रहूँगा। मुझे पेंशन मिलती है, पेंशन के पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा। तुम लोगों को अपने सारे पैसे, सारा घर प्रॉपर्टी देने के बाद भी मेरा यह हाल है, तो अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। हाँ बेटा, पैसे देता हूँ, तब तक यह हाल है। 3 दिन से तुमने मुझे चाय नाश्ता तक के लिए नहीं पूछा। तुम लोग मुझे ढंग से खाने को नहीं देते हो। मेरे बेटे मेरे लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जब मुझे अकेले ही इस कमरे में रहना है और अपनी पेंशन के सारे पैसे भी तुम लोगों पर खर्च करने हैं, तो इधर रहने से तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा। उधर मेरी ही उम्र के 4 मित्र मिलेंगे, उनसे बातें होंगी। 4 बातें करके मन अच्छा होगा। इस कमरे में पड़े रहने से मेरा दम घुट जाता है और अपनी पेंशन के पैसे खर्च करके सुकून से रहूँगा। तीनों बेटे अपने पिताजी को देखते रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वे अपने पिताजी को अब किस तरह से रोकें। तब तक वृद्धा आश्रम की गाड़ी आ जाती है। गाड़ी से मैनेजर उतरते हैं और सुदर्शन जी के पास जाते हैं और कहते हैं, चलिए काका, हम आपको लेने आए हैं। काका भी अपनी छड़ी उठाकर वृद्धा आश्रम की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बेटे बहुए उनको जाते हुए देखते रह जाते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। उनको लगता है कि बूढ़े के साथ साथ पेंशन के पैसे भी चले गए। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।